हेलो फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 7 का पार्ट 2, जिसमें हम देख रहे हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था किस तरीके से क्लास बनाई जाती है। आज हम देखने वाले हैं क्लास में एक खास फंक्शन कैसे बनाते हैं। उससे पहले मैं जानना चाहता हूं, क्या आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना जानते हैं? यदि नहीं तो ये ऑपरेशन देखिए, जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3+4 आयोटा और एक है 5+6 आयोटा। तो रियल पार्ट से रियल पार्ट ऐड होगा, इमेजनरी पार्ट से इमेजनरी पार्ट ऐड होगा। तो इस तरीके से इस एग्जांपल में इसका रिजल्ट 8+10 आयोटा आ जाएगा। अब जो हम सीखने वाले हैं वो है फंक्शन कॉल बाय पासिंग ऑब्जेक्ट एंड रिटर्निंग ऑब्जेक्ट। इसके लिए वापस हम अपना एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स क्लास बना रहे थे। दो वेरिएबल्स हमने बनाए ए और बी, और इसके बाद हम दो फंक्शन बना रहे हैं जो कि पब्लिक हैं, सेट डेटा और शो डेटा। अब जरा मेन फंक्शन पे गौर करिए। मेन फंक्शन के अंदर यदि मैं बनाता हूँ तीन ऑब्जेक्ट्स C1, C2, C3। C1 में वैल्यू मैंने ले ली C2 डॉट सेट डेटा, और इस तरीके से हमने C2 में भी वैल्यूज़ ले ली। अब मैं चाहता हूँ C1 और C2, जो कि दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनको ऐड किया जाए। तो मैंने लिखा C3 असाइन C1 प्लस C2। अगर आप इस तरीके से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिलहाल तो ये गलत है। ये गलत क्यों है, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम। C1 और C2 दोनों का टाइप है कॉम्प्लेक्स। प्लस ऑपरेटर एक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा एडिशन का, लेकिन कंपाइलर को हर ऑपरेटर का मीनिंग ऑलरेडी पता होता है। इसका मतलब हर ऑपरेटर की कोडिंग कंपाइलर को मालूम है। ऑपरेंड्स को देखकर कंपाइलर डिसाइड करता है कि कौन सी वाली कोडिंग इस समय बाइंड होनी चाहिए। अब जब कंपाइलर देखेगा कि प्लस के दोनों ऑपरेंड्स इंट टाइप के हैं, तो वो प्लस की कौन सी कोडिंग चलाएगी उसे पता है। अगर उसे दिखता है कि प्लस के दोनों ऑपरेंड्स फ्लोट टाइप के हैं, तो भी उसे मालूम है कि कौन सी कोडिंग्स बाइंड करनी है। लेकिन जब प्लस के दोनों ऑपरेंड्स प्रिमिटिव टाइप के नहीं होते, प्रिमिटिव टाइप यानी इंट, कैर, फ्लोट, डबल, नॉन प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स। जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो हम एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बनाते हैं। तो जब भी कंपाइलर देखेगा कि ऑपरेटर के ऑपरेंड्स प्रिमिटिव टाइप के नहीं हैं, नॉन प्रिमिटिव टाइप के हैं, तो कंपाइलर उनको ऑपरेट करने वाली डेफिनेशन नहीं जानता है, इसीलिए वो एरर देगा। यानी C1 C2 के बीच में प्लस लिखना एरर है, क्योंकि कंपाइलर इसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कंपाइलर को नहीं आता कि C1 C2 को कैसे ऐड करना है। तो फिलहाल तो ये लाइन नहीं लिखी जा सकती, लेकिन आगे हम एक चैप्टर पढ़ेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जिसमें हम सीखेंगे कि क्लास के अंदर कैसे प्लस की डेफिनेशन लिखी जाए ताकि ये लाइन वर्कआउट हो। तो फिलहाल हम इसका एक दूसरा तरीका यूज़ करते हैं, हम एक फंक्शन बनाते हैं। पर उससे पहले मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ कि यदि मैं इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने के लिए एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ, लेट से उसका नाम रखना चाहते हैं ऐड, तो बताइए कि ये ऐड फंक्शन क्लास का मेंबर फंक्शन होना चाहिए या फिर नॉन मेंबर फंक्शन, या दोनों में से कुछ भी चलेगा। आप चाहे तो स्क्रीन को पॉज करके इस सवाल का जवाब सोचिए। मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, आप पॉज करिएगा। उसके बाद क्लास के अंदर बनाऊँ ऐड फंक्शन, बाहर बनाऊँ, या अंदर बाहर कहीं भी बना सकता हूँ, मेंबर बनाऊँ, नॉन मेंबर बनाऊँ, या दोनों में से कुछ भी। पॉज कर लीजिए। तो आपने अपना जवाब सोच लिया होगा। इसका सही जवाब है क्लास में मेंबर फंक्शन के रूप में बनाना पड़ेगा। मेंबर फंक्शन क्यों? क्योंकि जब आप कोई मेंबर फंक्शन की स्ट्रेंथ सोचें, तो मेंबर फंक्शंस को ये अधिकार होता है कि वो क्लास की किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। क्लास की अगर किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं तो ए और बी को भी यूज़ कर सकते हैं। अब ए और बी को, क्योंकि वो प्राइवेट हैं, क्लास के मेंबर फंक्शंस के अलावा और कोई यूज़ नहीं कर सकता, तो ऐड फंक्शन को तो क्लास का मेंबर फंक्शन ही बनना पड़ेगा, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने के लिए ए और बी को एक्सेस करना ज़रूरी है। तो देखिए, मेन फंक्शन से मैं ऐड फंक्शन को कैसे कॉल करता हूँ। मैंने एक फंक्शन कॉल किया
C1 के द्वारा। तो अच्छा, ये जो लाइन मैंने हाईलाइट की हुई है, आप इसको एक्सप्लेन करने की आदत डालें। किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करना चाहिए? C1 ने ऐड फंक्शन को कॉल किया, इससे पता चल रहा है C1 कॉलर ऑब्जेक्ट है, ऐड उसका मेंबर फंक्शन है। C1 ने ऐड फंक्शन को कॉल किया, C2 उसमें एज एन आर्ग्यूमेंट पास हुआ, और जो ऐड फंक्शन ने रिटर्न किया वो C3 में असाइन हुआ। अब ये ऐड फंक्शन बनेगा कैसे? तो सबसे पहले सोचिए ऐड फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है। वो जो रिटर्न कर रहा है वो C3 में जा रहा है, तो रिटर्न टाइप सोचिए क्या होगा। रिटर्न टाइप होगा इसका कॉम्प्लेक्स। रिटर्न टाइप इसका कॉम्प्लेक्स है, फंक्शन का नाम ऐड है, और इसके अंदर भी एक आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है कॉम्प्लेक्स टाइप का C। ओके, अब इसके अंदर मैंने एक और कॉम्प्लेक्स टाइप का ऑब्जेक्ट बना लिया, टेम्प। अच्छा, आप सोच के बताइए, मुझे दो ऑब्जेक्ट्स के डेटा को ऐड करना था, यानी C1 और C2। तो C1 C2 के A को कैसे ऐड करूं? मैं C1 डॉट ए लिखूंगा तो वो गलत हो जाएगा। C1 डॉट ए तो नहीं लिख सकता ना, लिखना तो मैं यही चाह रहा हूँ, C1 डॉट ए C2 डॉट ए, इन दोनों को ऐड करना चाह रहा हूँ, पर ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि C1 C2 बने हैं मेन फंक्शन में और हम ऐड फंक्शन के अंदर कोडिंग कर रहे हैं। तो ठीक है, C2 की वैल्यू तो यहाँ से पास हुई थी और C में रिसीव हुई थी, तो C डॉट ए बोलूँगा तो भी वो C2 के A को ही रिप्रेजेंट कर देगा। कॉलर ऑब्जेक्ट को मेंबर फंक्शन डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। इसका मतलब मैं यहाँ C1 डॉट ना लगाऊं, सिंपली A लिखूं, तो वो C1 को ही बिलोंग करेगा क्योंकि ऐड फंक्शन को कॉल किया है C1 ने। और जो रिजल्ट आए उसे टेम्प के A में असाइन कर दीजिए। व्हाट इज टेम्प? टेम्प ये ऑब्जेक्ट हमने अभी बनाया जिसके अंदर भी A और B होंगे, तो मैंने टेम्प के A में C1 C2 के A का सम रख लिया है। इसी तरीके से टेम्प के B में असाइन करेंगे B प्लस C डॉट B। अब देखिए, टेम्प के अंदर वो रिजल्ट आ चुका है जो C3 में जाना चाहिए, तो इसको रिटर्न करा दीजिए टेम्प। ये टेम्प की वैल्यू रिटर्न होके चली जाएगी जहां से ऐड फंक्शन हो रहा है कॉल, और यहां से वो असाइन हो जाएगा C3 में। तो C3 की वैल्यू हम शो करा लेंगे। इसको रन करके देखते हैं। यस 8 10, वाई डज 8 10? यस, बिल्कुल सही है। 3 4 और 5 6 को जोड़ेंगे 8 10 आएगा। अभी हमने इसको डिस्कस भी किया था 8 10। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा? यदि समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करिए। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस आपको देखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह के और वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलेंगी। आप इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करें। थैंक यू।